नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और दोस्तों, भारतीय इतिहास के अध्ययन की शुरुआत मैंने करी थी और इस अध्ययन के क्रम में मैंने सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया था। और आप लोग मेरे साथ अध्ययन करते करते कुछ यहाँ तक आ गए थे हम लोग। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हम लोगों ने ये साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, इसका अध्ययन कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नमक सत्याग्रह के बाद अंग्रेज हुकूमत को ये लगने लगा था कि हमको कभी ना कभी अब जल्द ही भारतीयों को सत्ता सौंपनी पड़ेगी, इनको स्वशासन देना पड़ेगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखड़ने शुरू हो गए। अंग्रेज सोचने लगे कि अब उनको भी लगता था कि वो दिन दूर नहीं जब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, लेकिन इसके पहले एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। उसमें ब्रिटिश सरकार ये अंदाज़ा लगा लेती है कि जो है उसमें, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ब्रिटिश हुकूमत ये निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जब तक हम कांग्रेस को इस गोलमेज सम्मेलनों में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इनका लक्ष्य ये था कि ये आगे भी लंबे से लंबे समय तक भारत पर शासन करना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें मध्यस्थ जो थे, मध्यस्थों में इन्होंने 2 नाम आते हैं, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। तेज बहादुर सप्रू वो थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों लोगों ने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये 2 नाम, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ऐसे 2 भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। एम.आर. जयकर थे, इन दोनों ने मध्यस्थों का काम किया, मतलब बीच में समझौता कराने में इन्होंने मध्यस्थता कराई। ठीक है, वार्ता होती है फरवरी 1931 में प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस समय गांधी जी जेल में थे। असहयोग आंदोलन के कारण इनको, ये देखिए यहाँ पर बताया था, 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यरबदा जेल में भेज दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, फरवरी 1931 में वार्ता प्रारंभ होती है दिल्ली में। क्योंकि ये दिल्ली में होती है, इसलिए कहीं कहीं पे आपको गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों,
समझौते की तिथि 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को ये समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, मतलब ऑफिशियल तिथि गांधी इरविन समझौते की क्या है, 5 मार्च 1931। अगर कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन आए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, उसमें 4 डेट दे रखेंगी, मंथ भी दिया होगा, डेट भी दी होगी, तो उसमें सही क्या होगा, 5 मार्च 1931। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत कोकिला सरोजनी नायडू का क्या कथन था। सरोजनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, उनका कथन था, इनको भारत कोकिला कहा जाता था। इनका कथन था गांधी और इरविन दो महात्मा हैं। ठीक है, गांधी और इरविन को दो महात्मा माना इन्होंने। इरविन क्या थे, इरविन उस समय तत्कालीन वायसराय थे दोस्तों। लॉर्ड इरविन उस समय पर वायसराय थे, इसीलिए इनके साथ समझौता होता है गांधी जी का। देखते हैं गांधी इरविन समझौते के बिंदु। देखिए दोस्तों, जब गांधी इरविन समझौता होता है तो इसमें कुछ बातें होती हैं जो गांधी जी को माननी पड़ती हैं और कुछ बातें होती हैं जो अंग्रेजी सरकार को माननी पड़ती हैं, मतलब लॉर्ड इरविन को माननी पड़ती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अंग्रेज सरकार मानती है। ठीक है, तो जो जो बातें अंग्रेज सरकार ने मानी थी वो क्या था कि सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा कर दिया जाएगा। अंग्रेज सरकार ने कहा कि सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा जेल से। और दूसरा जो बात मानी वो क्या मानी अंग्रेज सरकार ने, विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। मतलब अंग्रेज हुकूमत ने भारतीयों को विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया इस समझौते के तहत। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। जो तीसरी बात मानी थी वो थी समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। मतलब नमक पर कोई टैक्स नहीं, नमक बनाने पर कोई टैक्स नहीं, बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दे दी भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत ने। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसमें देखिए, इसमें 2 पॉइंट और थे। जो असहयोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें, और पीछे जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें जितने भारतीयों ने त्यागपत्र दिया था, अपने पद से त्यागपत्र दिया था, उन सबको फिर से बहाल कर दिया जाए। मतलब फिर से उनके पद पर उनको बुला लिया जाए, नौकरी दे दी जाए फिर से। ठीक है, एक ये पॉइंट था। और एक था कि जितने लोगों की संपत्ति जब्त की थी सरकार ने वो भी वापस कर दी जाए, वो भी वापस कर दी जाएगी। ये ब्रिटिश हुकूमत ने ये 2 पॉइंट और बताए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अब मैं बताऊंगा आपको कि गांधी जी ने कौन कौन सी बातें मानी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर करके गांधी जी ने क्या क्या बातें मानी अंग्रेजी हुकूमत की, वो मैं बताता हूँ। पहली बात जो सब माननी थी वो सबसे बड़ी ये थी कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी उसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया इस समझौते के तहत। दूसरी बात गांधी जी ने ये मानी थी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। गांधी जी के कहने पर कांग्रेस
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि पहले में उसने भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने। तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि जब तक कांग्रेस को हम अब इस सम्मेलनों में शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारे लक्ष्य की पूर्ति मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अब तीसरा पॉइंट जो था दोस्तों वो ये था कि गांधी जी ने ये माना कि जो ब्रिटिश वस्तुओं और ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर रहे थे गांधी जी, उसका बहिष्कार करना छोड़ देंगे। ब्रिटिश वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करना बंद कर देंगे। ये भी इस समझौते के तहत गांधी जी ने माना था। और एक और बात मानी थी कि गांधी जी जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे उनकी ज्यादतियों की जांच की मांग कर रहे थे कि जहां को गांधी जी को लग रहा था कि पुलिस अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी करी है, ज्यादती करी है, वहाँ पर वो जांच की मांग कर रहे थे। तो इस समझौते के तहत गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा कि अब वो ऐसी किसी भी जांच की मांग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं इरविन के जीवनीकार, जो लॉर्ड इरविन थे, इनके जीवनीकार मतलब इन पर जो जिसने जीवनी लिखी थी, ठीक है, इन पर किताब लिखी थी, वो कौन थे? एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे सांत्वना पुरस्कार। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि जो है एलन कैम्पबेल जॉनसन जो थे वो इरविन के जीवनीकार थे। ठीक है, मतलब एलन कैम्पबेल ने बायोग्राफी लिखी इरविन पे। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब लिखी लॉर्ड इरविन पे, उसमें गांधी इरविन जो समझौता था उसको हाईलाइट किया। उसमें उन्होंने ये माना कि महात्मा गांधी को इस समझौते के तहत ज़्यादा लाभ हुए। ठीक है, आगे देखेंगे वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। देखिए बताया था ना गांधी जी जेल में थे, तो समझौता होने के बाद वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल में गए थे गांधी जी, यरवदा जेल में। ये देखिए यहाँ बताया था महात्मा गांधी गिरफ्तार सविनय अवज्ञा आंदोलन। सॉरी, मेरे मुंह से हमेशा असहयोग आंदोलन निकलता है दोस्तों, आप करेक्शन कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में गए थे 5 मई 1930 को। 5 मई 1930 को यरवदा जेल भेजे गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता के बाद वायसराय इरविन 26 जनवरी 1931 को इनको रिहा कर देते हैं। आगे देखेंगे गांधी जी को, आगे देखेंगे वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे? अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे। 1930 में ये हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे? 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया था, तो इसकी असफलता के बाद
गांधी जी ने किस बात पर जोर दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को जोर करने पर। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब अपना खुद के छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपने हाथ से वस्तुएं बनाना, जैसे चरखा चलाकर सूती वस्त्र बनाना, यही सब चीज़ें, इस पर गांधी जी ने जोर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके बाद 1931 में ही 26 मार्च 1931 से 31 मार्च 1931 तक कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या होता है दोस्तों? इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी जाती है। मतलब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, उस समझौते को मंजूरी दे दी जाती है। इसका यही उद्देश्य था कि मंजूरी दी जाए। ठीक है, उसमें जो बातें थी, जो पॉइंट थे, मैंने आपको बताया अभी। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता करी। ठीक है, आगे पारित प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव पारित हुए? देखिए दोस्तों, दो मुख्य प्रस्ताव पारित हुए थे। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, दो प्रस्ताव ऐसे पारित हुए थे। मौलिक अधिकार, जो 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, पहले हमारे संविधान में सबसे पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 रह गए हैं। तो वो 7 ही मौलिक अधिकार इसी कांग्रेस कराची अधिवेशन में उस समय बताए गए थे, और आर्थिक कार्यक्रम बताए गए थे, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का कथन क्या था? देखिए, इस अधिवेशन में गांधी जी ने कथन दिया था, कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। प्रथम अवसर, देखिए दोस्तों, ये प्रथम अवसर था जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। मतलब ये पहली बार था कांग्रेस के किसी अधिवेशन में जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को पूरी तरह से परिभाषित किया गया। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, इसमें देखिए यही चीज़ है। अन्य मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प हुआ, इसको प्रारूपित किसने किया था दोस्तों? याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम के पर जो संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, उसको प्रारूपित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसका मतलब है सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में भाग लिया था। और इस अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा नजर आई। मतलब महात्मा गांधी को बहुत लोकप्रियता मिली थी इस अधिवेशन में, और उनका बहुत सम्मान हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि इस अधिवेशन का उद्देश्य ही यही था कि गांधी और इरविन समझौते को मंजूरी देना। तो गांधी जी ने जो जो बातें मानी थी गांधी इरविन समझौते में, दिल्ली समझौते में, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी बातों को सराहा गया और उनको लोकप्रियता मिली। किसको? गांधी जी को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, और मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। गोलमेज सम्मेलनों की हम चर्चा करेंगे, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और पूना पैक्ट के बारे में बताऊँगा।
जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था पूना समझौता, उसके बारे में बताऊंगा। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में बताऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।